नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज के हमारे मेहमान हैं जो अक्सर मीडिया में सुर्खियों में भी रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। चुनाव में बीजेपी ने स्टार प्रचारक भी बनाया है और पूर्वांचल के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। हमारे साथ हैं महंत आदित्यनाथ जी। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत हम चूंकि गोरखपुर में आपके धाम पर बैठकर बात कर रहे हैं तो शुरुआत भी यहीं से करते हैं। तमाम सरकारें आईं और चली गई, गोरखपुर को और उसके आसपास का जो क्षेत्र है पूर्वांचल को क्या मिला, और अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या हासिल होगा यहाँ की जनता को? देखिए, आज़ादी के बाद से ही पूर्वांचल की उपेक्षा हुई है। आज़ादी के बाद यहाँ पर केवल एक उद्योग लगा था, फर्टिलाइजर का, जो 1990 में बंद हो गया था और तब से कोई उसके बारे में पूछने वाला नहीं था। 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, उसके बाद सरकार गंभीर हुई और आज गोरखपुर में बंद फर्टिलाइजर कारखाने का पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है। अन्य किसी भी मामले में कभी यहाँ कोई गंभीरता नहीं ली गई। यहाँ पे एक बीमारी है इंसेफ्लाइटिस, उससे हर वर्ष हजारों मौतें होती हैं। उन मौतों को रोकने के लिए किसी भी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार ने वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी, वायरल रिसर्च सेंटर गोरखपुर को दिया। आज मोदी जी ने गोरखपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 8 नई सुपर स्पेशलिटी दी हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एम्स भी गोरखपुर के लिए स्वीकृत किया है। आज गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास दिखाई दे रहा है। 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, वायु आपके एयर कनेक्टिविटी दी जा रही है, रेल की बेहतर सेवाएं दी जा रही हैं। जनता की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में सुधार की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की व्यवस्था, अन्य कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख किया है कि हम सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आने के बाद हम लोग पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन करेंगे। पूर्वांचल विकास बोर्ड पूर्वी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके बनेगा ही। यहाँ के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में मदद करेगा ही। साथ साथ सरकार की जो योजनाएं हैं वो स्पष्ट हैं। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं, सबके हितों को ध्यान में रख करके बनेगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है उत्तर प्रदेश के लिए, और जनता का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मान जी, ये तो हुई केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की बात। आपने ये भी बताया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो किस तरह से पूर्वांचल का विकास होगा। लेकिन चूंकि पिछले 14 साल में आपकी भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार नहीं है तो सपा बसपा की सरकार पर आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने थे, चूंकि वो भी पूर्वांचल से ही गए थे, तो उस दौरान बीजेपी सरकार राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में क्या मिला पूर्वांचल को? देखिए, राजनाथ सिंह जी का जो कार्यकाल था वो छोटा सा था। उन्होंने अपने समय में प्रयास किया था बेहतर करने का। उससे पहले रामप्रकाश गुप्ता जी का भी छोटा कार्यकाल था और कल्याण सिंह जी के पास भी 5 वर्ष इनमें से कोई भी पूरा नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी लगभग 9 साल तक यूपी में शासन की है और बहुजन समाजवादी पार्टी 3 बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, लगभग उनको भी 23 समय मिला। लेकिन इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं। कल्याण सिंह जी के समय, रामप्रकाश गुप्ता जी के समय, राजनाथ सिंह जी के समय में उत्तर प्रदेश में व्यवस्था इतनी भ्रष्ट नहीं थी। यहाँ पर ट्रांसफर की एक पॉलिसी हुआ करती थी। ट्रांसफर करना एक उद्योग नहीं था, जैसे सपा बसपा ने बना दिया। डेवलपमेंट दिखाई दे रहा था, जनता को बुनियादी सुविधाओं से इतना वंचित नहीं होना पड़ता था। विद्युत वितरण में भेदभाव नहीं होता था और ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में विद्युत में इतनी दुर्व्यवस्था नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब नहीं थी जैसी इन 14 वर्षों में हुई है।
जमीन आसमान का अंतर है। राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में और सपा बसपा के कार्यकाल में देखिए जमीन आसमान। लेकिन अखिलेश यादव तो काम बोलता है, नारे के साथ चुनावी मैदान में है, वो लखनऊ मेट्रो की बात करते हैं, वो एक्सप्रेस वे की बात करते हैं। देखिए, अगर उनका काम बोलता है तो उनको कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की आवश्यकता महसूस हुई। 2012 में जो समाजवादी पार्टी अपने बल पर 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 5 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद अगर उसको 300 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है, तो ये उनकी सबसे बड़ी विफलता है। रही मेट्रो की बात, लखनऊ मेट्रो में आज तक एक भी पैसेंजर यात्रा नहीं कर पाया, क्योंकि अभी तो चली नहीं, अभी तो उसके ट्रायल ही पूरे नहीं हुए, केवल इनॉग्रेशन पॉलिटिक्स हुई। केवल जनता को दिखाने के लिए, भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए, जैसे पारिवारिक विवाद को अपने नाकामयाबियों पर पर्दा डालने का उनका एक प्रयास था, वैसे ही मेट्रो और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आप देखना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अभी लोकार्पित होकर के जनता के लिए नहीं खुली, अभी से ध्वस्त हो गई है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जितना घटिया काम हुआ, जितना बड़ा घोटाला है वो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का यह घोटाला, ये निश्चित मानिए पहली ही बरसात में पूरा एक्सप्रेसवे ध्वस्त हो जाएगा और इस घोटाले में संलिप्त लोगों के लिए की जगह जेल में होगी, क्योंकि ये जनता के धन पर डकैती है। इसके साथ अगर आप सरकार में आते हैं तो जो आप घोटाला बता रहे हैं, उस घोटाले को क्या उजागर करेंगे और उसके पीछे जो भी लोग हैं इनके क्या जेल में जाएंगे? इनके घोटाले तो अभी से उजागर होने लग गए। आपने सहारनपुर का मामला देखा होगा, 1700 करोड़ रुपए की सड़क ही नहीं बनी, कागजों में बनी है, पैसा सब निकाल लिया गया। ऐसे तमाम ऐसे प्रकरण मिलेंगे आपको उत्तर प्रदेश में। पिछले 4-5 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ नियंत्रण का कोई कार्य नहीं किया, लेकिन सैकड़ों करोड़ प्रतिवर्ष निकाला गया। कहाँ गया वो पैसा? यहाँ पे खाद्यान्न घोटाला है, यहाँ पे खनन घोटाला है, यहाँ पर भूमि घोटाला है, यहाँ पर ये सब विकास कार्यों में घोटाले पड़े। आप जहाँ की जमीन निकालेंगे वहाँ एक नया घोटाला सपा या बसपा का मिलेगा। मतलब आप ये तो मानते हैं, जिस तरह से आप कह रहे थे कि गठबंधन का सहारा लेना पड़ा, अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन के बिना चुनावी मैदान में होती तो ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ पाती? क्योंकि मुझे याद है कि जब प्रचार की शुरुआत हुई थी तब बीजेपी के सभी नेताओं ने कहा था कि उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, लेकिन अब बीएसपी से लड़ाई की बात कर रहे हैं। देखिए, सपा की तुलना में बीएसपी थोड़ी बहुत मजबूत है, लेकिन बीजेपी की छलांग इतनी लंबी है कि ये दोनों लोग मिल लेंगे तब भी बीजेपी के आज तक नहीं पकड़ते। कुछ स्थानों पर सपा भी लड़ रही है, 1-2 स्थानों पर कांग्रेस भी लड़ती हुई दिखाई दे रही है, कुछ अन्य दल भी छोटे छोटे दल इधर उधर से दिखाई देते हैं, लेकिन बीजेपी तो हर जगह है, ये सब जगह मौजूद है। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि पूर्वांचल में बीजेपी की लड़ाई बीएसपी से है, जैसा कि आप बता रहे हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीएसपी हर जगह मौजूद नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी की तुलना में उसकी स्थिति कुछ बेटर हो सकती है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले ये लोग कहीं नहीं है। इस बार बीएसपी ने भी डीएम जो स्ट्रक्चर है, समीकरण है, उस पर विचार किया था। तो क्या आपको लगता है कि, जहां तक मैं जानता हूं कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन उसकी जब रणनीति बनती है वॉर रूम पे बैठकर, तो हिंदू वोट पर ज़्यादा नज़र होती है, तो जो मुसलमान वोट का बंटवारा हो रहा है, समाजवादी पार्टी भी उन्हें लुभाने का प्रयास कर रही है, बीएसपी भी उन्हें लुभाने का प्रयास कर रही है, तो अगर बंटवारा होता है तो बीजेपी को फायदा देख रहे हैं? देखिए, हम लोग समाज को जाति, पंथ या मजहब के आधार पर बांटना उचित नहीं मानते। हर एक पार्टी का अपना टिकट किसको देना है किसको नहीं देना, इसका अपना क्राइटेरिया उसने तय किया होगा, उसके अनुसार होता है। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, जो आवेदन आए थे उस पर कार्रवाई प्रारंभ हुई, जो अंत में जिताऊ और टिकाऊ हो सकते थे उस पर दांव लगाया गया। लेकिन सरकार की कार्य पद्धति ये नहीं करेगी कि हम केवल हिंदुओं का कार्य करें। केंद्र की मोदी सरकार आप देख रहे होंगे, मोदी जी ने जो भी योजना चलाई देश के प्रत्येक नागरिक के लिए चलाई, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, या आप दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को ही देख लें, या डिजिटल इंडिया का देखें, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, स्किल इंडिया है,
जनधन योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, कोई योजना किसी व्यक्ति या किसी जाति विशेष को ध्यान में रख के नहीं बनाई गई। सर्व समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। जब आपकी योजनाएं सब समाज के लिए हैं, विकास की राजनीति करते हैं, तो मुसलमान वोट आपके पास क्यों नहीं आता? क्योंकि आप लोग जब आंकड़े देखते होंगे पोस्ट इलेक्शन, तो कितना मिलता है? देखिए, ये मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए। अगर ये वो नहीं सोच सकता है तो हमें उसकी सोचने की बात आवश्यकता नहीं। हम अपने मुद्दों को समाज में फेंक रहे हैं, समाज को जो अच्छा लगता है वो हमारे साथ है, जिसको नहीं लगता वो लेकिन ये चिंतन का विषय मुसलमानों के लिए स्वयं है कि जो विकास कराना चाहता है, निष्पक्ष विकास कराना चाहता है, आप उसके साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहते? आप उन लोगों के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं जो देश तोड़क है, समाज में फूट डालना है? उन लोगों के साथ क्यों जाना चाहते हैं? ये उनसे पूछा जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का। लेकिन महंत जी, मुसलमान आप पर विश्वास तो तब जताएगा जब उनके बीच से कोई प्रतिनिधि होगा, आप कोई बड़ा नेता खड़ा मैं कहता हूँ करेंगे। विकास के लिए आवश्यक नहीं कि उसी जाति का हो। आखिर मोदी जी केवल अपनी जाति का विकास कर रहे हैं कि पूरे देश का कर रहे हैं? जब केंद्र में रह करके एक नरेंद्र मोदी पूरे देश का विकास करा सकते हैं, बिना भेदभाव के कर सकते हैं, योजनाएं सबके लिए लागू कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं की? सवाल ये कि तो मुसलमानों को सोचना चाहिए। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारी महंत आदित्यनाथ जी से चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महंत जी, हम बात कर रहे थे तमाम सियासी मुद्दों पर, क्योंकि 6 चरण बीत चुके हैं चुनाव के। कितनी उम्मीदें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और खास तौर पे पूर्वांचल में, क्योंकि पूर्वांचल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार है और 300 प्लस बीजेपी के पक्ष में। तो क्या आपको लगता है कि 2012 में स्थितियां कुछ और थी? जो 2012 और 17 के बीच में जो 2014 का चुनाव रहा है, लहर चली है, लगभग एक तरफा चुनाव हुआ था, क्या उसका रिफ्लेक्शन अभी तक 2014 का रिफ्लेक्शन 17 में दिख रहा है? देखिए, 2014 में हमारे पास अपने कुछ साबित कर चुके एक नेता के रूप में से नरेंद्र मोदी जी, और 2017 में हमारे पास 2.5 वर्ष के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का कार्य पद्धति सामने। तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठनात्मक ढांचा, ये हम सबको प्लस किया और भारतीय जनता पार्टी को साधारण। लेकिन महंत जी, जब केंद्र सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि वो फंड भेज रहे हैं, राज्य सरकार खर्च नहीं कर रही है, तो योजनाएं धरातल तक पहुंच कहाँ रही है? जनता कैसे विश्वास? देखिए, दोनों प्रकार की योजनाएं हैं। जैसे जो जिस पर सीधे केंद्र सरकार का नियंत्रण है, वो उस पर तो कार्य होता है। जैसे हमने जनधन योजना चलाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई, या बीमा की जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना चलाई, या फिर डिजिटल इंडिया का है, स्किल इंडिया का है, स्टैंड अप इंडिया का है, स्टार्टअप इंडिया का है। ये सब योजनाएं दिखती हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का है, या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का है। हमने बिना भेदभाव के सब तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया। विकास के लिए जो पैसा बाकी आता है, या हमारे हाईवे हैं, या हमारी एयर कनेक्टिविटी की कार्रवाई है, या एम्स जैसे संस्थान है, फर्टिलाइजर उद्योग के पुनरुद्धार का है, ये सब सेंट्रल के द्वारा डायरेक्ट उसमें वो किया जा रहा है। जहां पर स्टेट को हम दे रहे हैं, जैसे हमने 14वें वित्त में प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की कि विकास का पैसा की वास्तविक इकाई ग्राम सभा को बनाई जाए और गांव में विकास कार्य प्रारंभ कराई जाए। ग्राम प्रधानों के खाते में पैसा सीधे होगा, लेकिन प्रदेश में 8 महीने तक उन खातों को पर रोक लगा दी स्टेट गवर्नमेंट ने। बाद में जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, मैंने यहाँ गोरखपुर कमिश्नरी और बस्ती कमिश्नरी के ग्राम प्रधानों को बुलवाया और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी बुलवाया। बड़ा सम्मेलन हुआ, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया, उन्होंने सरकार पर इस पर जो है उन्होंने वो किया, सरकार को घेरा, प्रदेश सरकार को। उसके बाद तब फिर सुधार हुआ, तब उसके बाद इन्होंने खाते संचालन की अनुमति दी। फिर उसके बाद इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो गया, कार्य बहुत प्रारंभ नहीं हो पाए।
लेकिन विकास की वास्तविक धुरी ग्राम सभा है, उसको केंद्र में रख करके कार्य प्रारंभ हुआ है। अन्य तमाम योजनाओं के लिए जो भी पैसा आता है, आप देखेंगे गोरखपुर में रामगढ़ ताल की परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, लेकिन वह अधूरी पड़ी हुई है क्योंकि राज्य सरकार या तो कार्य करना नहीं चाहती या उसमें बाधा पैदा कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में हम लोगों का लक्ष्य था कि उत्तर प्रदेश के जितने ऐसे गांव हैं जो अनइलेक्ट्रीफाइड हैं, उन सबको इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए हम लोग पैसा देंगे और उसके साथ एक शर्त और जोड़ी गई कि जो बीपीएल फैमिलीज होंगे उनको निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाई जाए। स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही, जैसे गोरखपुर से वाराणसी अभी 2 लेन है, इसको 4 लेन होना है। 4 लेन के लिए लैंड एक्विजिशन होना है, भारत सरकार पैसा दे चुकी है, लेकिन 1.5 साल से अधिक हो गए ये लोग केवल उसको कछुआ चाल चल रही है। जो काम 1 वर्ष पहले प्रारंभ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो राज्य सरकार विकास के इन कार्यों में या आप व्यक्तिगत शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं 12,000 रुपया, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको डाइवर्ट करती है। दूसरा वो क्या करती है कि हर एक उसमें 12,000 में से 3,000 रुपये वो घूस ले लेता उसका प्रशासन। तो हर विकास और अच्छे कार्य में व्यवधान पैदा करने का प्रयास यहाँ यूपी में। आपने एम्स का जिक्र किया, तो हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि एम्स की सौगात कब तक मिल रही है? स्टार्टिंग तो हो गई है, लेकिन चूंकि गोरखपुर में एम्स के बनने में 3 साल कम से कम लगेंगे, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि आगामी 3 से 6 महीने के अंदर हम एम्स की ओपीडी प्रारंभ करा देंगे। परामर्श और उपचार प्रारंभ हो जाएगा, बाकी बनने में और पूरी तरह कार्य करने में उसको 3 साल कम से कम। मानिए आपने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया था, उसके बाद जो आज के समय में उनका केंद्र सरकार का फैसला सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो नोटबंदी का फैसला है। विपक्षियों ने तमाम घेरने का प्रयास किया, आप भी चुनावी प्रचार में थे, जनता के बीच में थे। क्या नोटबंदी के मुद्दे को विपक्ष बनाने में कामयाब रहा है? देखिए, नोटबंदी का पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यह भारत है और भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मोदी जी जो फैसला लेंगे वो बिल्कुल देश हित में लेंगे और जनता का अपार समर्थन इस मामले में मिला है। और हम विश्वास करते हैं कि नोटबंदी की कार्रवाई का लाभ, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि तो हमारे लिए फायदेमंद रहा ही, देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से फायदेमंद था ही, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर कोई लेगा तो हम ये मानते हैं कि उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को। मतलब ये आप मान रहे हैं कि सियासी लाभ उठाने के लिए ही चुनाव से ठीक पहले नोटबंदी? देखिए, हमारे लिए सियासी लाभ उठाना नहीं था इसका लक्ष्य। हमारा तो आतंकवाद के खिलाफ हमारी एक लड़ाई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी, काला धन के खिलाफ हमारी लड़ाई का हिस्सा था। हमने उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किया। जनता को मालूम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन लड़ सकता है, आतंकवाद नक्सलवाद के खिलाफ कौन लड़ सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। मान जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक प्रचार किया था, पश्चिमी यूपी में पहले चरण से ठीक पहले आपकी ताबड़तोड़ सभाएं लगाई गई थी, इससे पहले क्या आपने इतना सक्रिय होकर पश्चिम यूपी में कभी प्रचार किया है? क्योंकि इस बार आपके ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ध्रुवीकरण के भी आरोप। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पे मैं गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में मैं स्वयं प्रत्याशी था, समय नहीं दे सकता था। इस विधानसभा चुनाव में मैंने सक्रिय रूप से भाग लिया है और प्रयास किया है कि हर सीट में मैं जाऊं, क्योंकि कार्यक्रम लखनऊ से लगता था तो इसलिए बहुत सारी जगह नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी मैंने पर्याप्त समय देने का प्रयास किया। आप हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, अगर पार्टी स्तर पर ना देखें तो इंडिविजुअल स्तर पर भी आप तमाम संप्रदाय के, जो आपके संप्रदाय के पूरे लोग हैं, लाखों अनुयायी हैं आपके ऊपर जब आप चुनाव प्रचार में जाते हैं, तो क्या आपकी इमेज की वजह से ही ध्रुवीकरण का आरोप लगता है? क्योंकि जहां प्रचार पर जाते हैं विरोधी कहना शुरू कर देते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण का प्रयास। देखिए, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, लेकिन कहीं अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, अत्याचार हुआ है, उन मुद्दों को रखना हमारा दायित्व है और जनता को उसकी वास्तविकता बताना भी मुझे लगता है कि हमारा फर्ज है और उसको हम लोग। क्या इसी भेदभाव की वजह से कब्रिस्तान और शमशान की बात की गई, रमजान और दिवाली की बात की गई? तो वास्तविकता है, उत्तर प्रदेश में सपा या बसपा इन दोनों के एजेंडे में विकास कभी नहीं रहा। न सड़क, न बिजली, न पानी, न किसानों की समस्या का समाधान, न व्यापारियों के लिए सुरक्षा, न नौजवानों के लिए कोई योजना, न महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था। जहां पर सरकार की ये प्राथमिकता न हो, जनता की बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता न हो और उसकी प्राथमिकता विकास के पैसे को या तो सफाई ले जाना और या तो कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक सीमित है,
आखिर ये मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? बिजली के समय यही व्यवस्था की गई, बिजली वितरण में भी इसी प्रकार की दुर्व्यवस्था फैलाई गई। आप चले जाइए, बाराबंकी में चले जाइए, देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली, लेकिन बगल में महादेवा है, वहाँ 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती। देवीपाटन मंडल में चले जाइए, दरगाह शरीफ में 24 घंटे बिजली, देवीपाटन मंदिर में 4 घंटे बिजली नहीं। और वो त्योहारों में भी ऐसे होता है, दीपावली होली में बिजली गायब रहती है, मुहर्रम ईद में भरपूर बिजली मिलती है। लेकिन राज्य सरकार आंकड़े जारी करती है, ठीक बयान के बाद आंकड़ेबाजी से नहीं काम चलेगा। जो जनता देख रही है, जो बर्दाश्त कर रही है, वह तो लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था है, अन्यथा इसी सरकार को जनता उठाती है। पूर्वांचल की जनता हमेशा ऐसा सोचती है कि पूर्वांचल का विकास तभी हो सकता है जब पूर्वांचल से ही कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो। पूर्वांचल की जनता की तरफ से आपका नाम भी कई बार बढ़ाया गया है, मांग भी उठी है और आपका कद भी उस स्तर का है। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है तो पूर्वांचल का विकास होगा, यूपी का विकास देखिए, होगा? पूर्वांचल का विकास भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री कोई भी बने, विकास यहाँ का होगा। और एक शुरुआत मोदी सरकार कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अभी इस विकास का होगा। समय समय पर पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की भी मांग उठी है, क्या आपको लगता है कैसा होना चाहिए? अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो आपको बताएंगे। छोटे राज्यों के पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाई। मतलब आपको लगता है कि समय अगर आया, मांग उठी तो बीजेपी समर्थन में रहेगी? देखेंगे कैसे। चलते चलते एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा मान जी आपसे कि जब ताबड़तोड़ प्रचार में उतरते हैं, राजनीतिक तौर पर सक्रिय होते हैं प्रदेश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो कहीं ना कहीं मीडिया में भी सुर्खियां बनती हैं, कुछ विवाद भी पैदा होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि विरोधियों की आपके कद को देखते हुए ये साजिश है कि एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है? किस तरह से लेते हैं आप इन परिस्थितियों को? देखिए, झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। एक झूठ को आप 100 बार बोल देंगे तो सत्य नहीं हो जाएगा। मुझे कम्युनिज्म की थ्योरी पर कोई विश्वास नहीं है और झूठा दुष्प्रचार करने वाले लोगों पर मैं बहुत ज़्यादा जो है उनको दया का पात्र मानता हूँ, इसलिए उसको एक सिरे से खारिज कर देता हूँ। उस पर बहुत गंभीरता से उसको मुख्यमंत्री की अगर जिम्मेदारी मिलती है, हालांकि आप ये कहेंगे कि हाइपोथेटिकल सवाल है, संसदीय दल तय करेगा, अगर जिम्मेदारी मिलती है तो आप तैयार होंगे निभाने के लिए? देखिए, ये भविष्य का विषय है। अभी हमारा लक्ष्य एक है कि भारतीय जनता पार्टी जीते पूर्ण बहुमत के साथ। बिल्कुल, तो हमारे साथ ये थे महंत आदित्यनाथ जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और उन्हें उम्मीद है कि इस बार न केवल बहुमत में बल्कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब देखना बहुत अहम होगा कि यूपी की जनता बीजेपी का कितना साथ देती है और 11 मार्च को जब फैसला आएगा उसके बाद सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं यूपी की जनता से, उसे कितनी शिद्दत से निभाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।